स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक राजा थे जिम जाने वाली लड़की थी, तो वहां जाके ब्रह्मा जी से अपॉइंटमेंट लेके जब इजिप्शियंस पिरामिड्स बना रहे थे, मेसोपोटामियंस लिखना सीख रहे थे और ग्रीक फिलोसोफर्स फिलोसफी की नींव रख रहे थे, उस समय प्राचीन भारत ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा था। क्या आप जानते हैं कि भारत के विद्वान एटॉमिक थ्योरी मतलब परमाणु सिद्धांत, स्पीड ऑफ लाइट और कॉस्मोस के बर्थ एंड डेथ साइकिल जैसी डिस्कवरीज कई हजार सालों पहले कर चुके थे। आइए जानते हैं कि कैसे हिंदू धर्म आज के मॉडर्न साइंस से कहीं ज़्यादा आगे था और कौन से वह वर्णन हमें हिंदू धर्म में मिलते हैं जो इस बात का सबूत हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में। मॉडर्न साइंस में ग्रेविटी की डिस्कवरी न्यूटन द्वारा मानी जाती है, जो कि 16वीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन हिंदू धर्म के अगर हम ग्रंथों को देखते हैं तो 400 BC मतलब लगभग आज से 2400 साल पहले लिखे गए एक ग्रंथ में, एक स्क्रिप्ट में हमें गुरुत्वाकर्षण का वर्णन मिलता है। वह वर्णन एक श्लोक में किया गया था जो कि इस प्रकार है: गुरुत्वाकर्षणम शक्तिशा मनद बा तेजो मिष्ठितो द्रव्यम शरीर कामा लिखंती। इस श्लोक के अनुसार पदार्थ पृथ्वी की तरफ इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि पृथ्वी में एक आकर्षण बल है और सारी सेलेस्टियल बॉडीज मतलब प्लैनेट्स, ग्रह, उपग्रह, तारे सभी अपनी जगह पर गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही हैं। मॉडर्न साइंस का एक बहुत हॉट टॉपिक आइडिया ऑफ मल्टीवर्स अभी कुछ सालों पहले ही लाइमलाइट में आया है। इसका वर्णन भी ऋग्वेद जैसे दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट्स में मिलता है, जिसमें कई लोगों के बारे में बात की गई है। और ऋग्वेद में यूनिवर्स के ओरिजिन से लेकर उसके डिस्ट्रक्शन तक हमें सब कुछ वर्णित मिलता है। यूनिवर्स की साइक्लिसिटी कि कैसे वह जन्म लेता है, कैसे ग्रो करता है और कैसे मर जाता है, या यूनिवर्स की कैसे डेथ होती है, सब कुछ अच्छे से बताया गया है। जिस हीलियोसेंट्रिक मॉडल की खोज मॉडर्न साइंस में 500-600 साल पहले हुई थी, उसका वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद अगर साइंस की अकॉर्डिंग माने तो ऋग्वेद आज से लगभग 5000 साल पहले का टेक्स्ट है, और अगर हिंदू धर्म की माने तो ऋग्वेद उसी समय से हैं जिस समय पृथ्वी बनी थी। मतलब वह किसी ने लिखे नहीं, वह खुद से ही थे। लेकिन अगर साइंस की भी माने तो 4000 साल 5000 साल पहले के टेक्स्ट में हमें हीलियोसेंट्रिक मॉडल के बारे में मिलता है। हमें टाइम की साइक्लिसिटी का पता चलता है, जहाँ इजिप्शियंस, मेसोपोटामियंस और ग्रीक्स टाइम को लीनियर मानते थे, टाइम को डायमेंशन नहीं मानते थे। उस समय हिंदुइज्म में टाइम की साइक्लिसिटी का वर्णन मिलता है। टाइम को उन्होंने एक डायमेंशन के रूप में देखा था। टाइम का बहुत अच्छे से विभाजन भी हमें हिंदू धर्म में मिलता है। एक माइक्रो सेकेंड जिसको हिंदू धर्म में त्रुटि कहा गया है, तो उस त्रुटि से लेकर कल्प मतलब एक दिन ब्रह्मा जी के जीवन में, ब्रह्मा जी की लाइफ में एक दिन तक का वर्णन मिलता है। और अगर हम कल्प की कैलकुलेशन देखें तो एक कल्प में 4.32 बिलियन ईयर्स होते थे, जो कि लगभग अर्थ की एज के बराबर हैं। इसके साथ ही हमें हिंदू धर्म में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है, और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह स्टोरी है एक एपिक, एक महाकाव्य महाभारत की, जिसमें हमें टाइम ट्रैवल का वर्णन मिलता है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक राजा थे जिनका नाम था कुकुदमी, और कहीं कहीं इनका नाम रेवत भी बताया गया है, और उनकी एक पुत्री थी रेवती नाम की। वह काफ़ी लंबी चौड़ी थी, मतलब आज की भाषा में बता रहा हूँ मैं कि जिम जाने वाली लड़की थी, तो उनके योग्य कोई दूल्हा नहीं मिल रहा था, वर नहीं मिल रहा था। इस चीज़ से परेशान होकर इन दोनों ने, पिता और पुत्री ने, डिसाइड किया कि हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और फेस टू फेस उनसे बात करेंगे। मतलब पहुँच देख रहे हो, खुद जाके ब्रह्मा जी से बात करेंगे। फिर डिसाइड किया और निकल गए ब्रह्मलोक के लिए। फिर ये ब्रह्मलोक पहुँचते हैं, वहाँ जाके ब्रह्मा जी से अपॉइंटमेंट लेके बात करते हैं कि सर हमें एक प्रॉब्लम है। ब्रह्मा जी को अपनी समस्या सुनाते हैं कि हमारी पुत्री ऐसी है, उनके योग्य आपने कोई वर ही नहीं बनाया। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि टेंशन मत लो, जब तक पृथ्वी पर आप लोग वापस जाओगे तब तक इनका वर जन्म ले लेगा और उनसे इनकी शादी हो जाएगी। फिर इनके दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि ब्रह्मा जी ये बोलते हैं, पितामह अगर अभी मेरा वर जन्म लेगा तो वह मुझसे उम्र में बहुत छोटा होगा, फिर मैं उससे शादी कैसे करूँगी। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा तुम लोग ना यूनिवर्स क्रॉस करके आए हो। मतलब ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स नहीं बोला था, ब्रह्मा जी ने बोला था कि तुम एक लोक से दूसरे लोक में आए हो। और इसमें क्या होता है कि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब धरती पर
लाखों साल, बिलियंस ऑफ ईयर ब्रह्मलोक पर केवल एक दिन के बराबर होते हैं। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक कल्प में 4.32 बिलियन ईयर्स होते हैं। जब तुम धरती पर वापस जाओगे तो देखोगे तुम्हारे सारे रिलेटिव्स, मतलब सारे संबंधी मर चुके हैं, कोई जान पहचान का नहीं बचेगा। धरती ही तुम्हें देखी देखी सी नहीं लगेगी, पूरी धरती बदल जाएगी, एक नया युग शुरू हो जाएगा। तो अब धरती पर वापस जाओ और तुम्हें तुम्हारा बर मिल जाएगा। तब फिर ये लोग धरती पर वापस जाते हैं, तो जितना टाइम इन्हें आने में लगा था उतना ही वापस जाने में लगेगा, और उतना ही टाइम लगा धरती पर गए तब तक महाभारत युग शुरू हो चुका था, जिसे हम कृष्ण युग या द्वापर युग भी कहते हैं। और वहां जाने के बाद इन्हें बलराम जी मिलते हैं, जो कि कृष्ण जी के भाई थे, और बलराम जी से इनकी शादी होती है। अब सिंस आप लोगों को भी पता है कि बलराम जी तो बस पहलवानी के लिए ही जाने जाते थे, वो भी जिम जाने वाले लड़के थे, तो दोनों की शादी हो गई। एंड इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि उस समय टाइम डायलेशन नाम की चीज एग्जिस्ट करती थी, और करंटली तो हम ये अचीव नहीं कर पाए हैं कि हम किसी दूसरे यूनिवर्स में जाएं और ये टाइम डायलेशन से खेल सकें। लेकिन एक मूवी है हॉलीवुड में, इंटरस्टेलर नाम की, एक ऑस्कर विनिंग मूवीज है, उसमें बताया गया है, एक कैरेक्टर रहता है जो उसमें मिलर नाम का, वह दूसरे किसी प्लेनेट पर जाता है, और जब वापस आता है तो यहाँ उसकी बेटी के बेटे के बेटे तक हो चुके होते हैं, और उनकी बेटी भी बहुत बूढ़ी थी। इस कॉन्सेप्ट को उस मूवी में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, आप चाहें तो वह देख सकते हैं। वापस आते हैं अपनी जर्नी पर। एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए तो एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स मिलती हैं। जैसे ऋग्वेद में स्फेरिकल अर्थ का वर्णन मिलता है, मतलब जहाँ लोग मानते थे कि धरती फ्लैट है, या बहुत सारे मिथ्स चलते थे उस टाइम पर, हिंदू विद्वानों को पता था कि धरती लगभग गोल है और यह सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। और इसके साथ ही सूर्य सिद्धांत जैसे टेक्स्ट में डिटेल्ड में वर्णन किया गया है कि सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब सन और मून के बीच की डिस्टेंस, मून और अर्थ, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, कौन सा प्लेनेट किस ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाता है, और यहाँ तक कि अर्थ के डायामीटर का वर्णन भी हमें सूर्य सिद्धांत में मिलता है। और यह सारी कैलकुलेशंस अगर मॉडर्न साइंस के साथ हम मैच करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मिलती हैं। आप सोचिए, जिस टाइम पर इतने मॉडर्न, इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उस टाइम उन लोगों ने कैसे इतनी प्रिसाइज मेजरमेंट्स निकाली होंगी। तो यह था फर्स्ट पार्ट। सिंस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो हम इसके आगे और जो हमें चौंकाने वाले तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, जो वर्णन हमें मिलते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए, इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।